हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्स ऑडिट के बारे में। आज मैं आपको टैक्स ऑडिट से रिलेटेड 4 एस्पेक्ट्स जो है इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहला एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या है। दूसरा एस्पेक्ट हम कवर करेंगे कि जो फॉर्म 3CD है उसमें फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए कौन कौन से लेटेस्ट चेंजेस आए हैं। तीसरा एस्पेक्ट हम कवर करेंगे, अगर टैक्स पेयर टैक्स ऑडिट टाइम पर नहीं कराता है तो उसके ऊपर कितनी पेनल्टी, कौन से सेक्शन में पेनल्टी लग सकती है। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कुछ लेटेस्ट केस लॉज जो बात करते हैं टैक्स पेयर के फेवर में। अगर वो किन्हीं भी कारणों की वजह से टैक्स ऑडिट नहीं करा पाते हैं तो ट्रिब्यूनल और कोर्ट्स जो है वो टैक्स पेयर के फेवर में जजमेंट क्यों देते हैं, ऐसे वो क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण से टैक्स पेयर टैक्स ऑडिट नहीं करा पाया है। तो आइए शुरू करते हैं। अ वेरी नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आप टैक्स प्रोफेशनल हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका टर्नओवर ज़्यादा है एक प्रिस्क्राइब लिमिट से, आप प्रोफेशनल हैं, आपका टर्नओवर ज़्यादा है एक प्रिस्क्राइब लिमिट से, या फिर आप टैक्स ऑडिट के लिए कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। एंड तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लें। टैक्स ऑडिट रिलेवेंट टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट है दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है हमारे पास सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहली लिमिट जो है, हमारे पास कई सारे लिमिट्स हैं, 1 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 50 लाख, 75 लाख। अगर 6%, 8%, 50% से कम प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं तो भी टैक्स ऑडिट हो सकती है। और एक अपने आप में एक यूनिक सेक्शन है साहब, सेक्शन 44AD सब सेक्शन 4। इसकी वजह से भी आप टैक्स ऑडिट के दायरे में आ सकते हैं। तो इतनी सारी लिमिट है, आज हम बात करने वाले हैं इन सब लिमिट्स के बारे में। सबसे पहली जनरल लिमिट है 1 करोड़ रुपए की। अगर आप एक असेसी हैं जो कि सेक्शन 44AD प्रेजेंटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले सकता है और आप की ग्रॉस रिसीट सेल टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर में, तो आपके ऊपर सेक्शन 44AB के प्रावधान जो है वो लग जाते हैं और आपको टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट लिमिट है 10 करोड़ रुपए की। अगर आप एक टैक्स पेयर हैं और आपकी ग्रॉस रिसीट्स का 5% तक की रिसीट्स कैश में है, इससे ज़्यादा कैश में रिसीट नहीं है, 5% तक ही है, और पेमेंट कैश में टोटल पेमेंट के 5% तक ही कैश में है, तो आपके लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ से बढ़कर के हो जाती है 10 करोड़। इसका मतलब गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है। क्यों? क्योंकि आप अपने बिजनेस में कम से कम कैश यूज करते हैं, इसलिए आपकी टैक्स ऑडिट की लिमिट जो है वो बढ़ी हुई है। 10 करोड़ तक आपके ऊपर टैक्स ऑडिट कराने का कंपल्जन नहीं है। यहाँ पे 5% पेमेंट इन कैश और 5% रिसीट्स इन कैश ऑफ एक्सपेंसेस अगर इस लिमिट तक हैं तो आपके लिए लिमिट है 10 करोड़ रुपए। अब ये 2 करोड़ की लिमिट काई की है, हमारे पास एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में, सेक्शन 44AD। अगर आप 44AD यूज करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो है आपके लिए 2 करोड़ है। अगर आपकी लिमिट 2 करोड़ क्रॉस हो जाती है तो भी आप टैक्स ऑडिट के दायरे में आ जाते हैं। अब ये 3 करोड़ की लिमिट काई की है अगर आप सेक्शन 44AD का बेनिफिट लेते हैं और आपकी ग्रॉस रिसीट्स का 5% रिसीट्स जो है वो कैश में है, इससे ज़्यादा कैश में रिसीट नहीं है, तो यहाँ पर आपकी टैक्स ऑडिट लिमिट जो है वो 3 करोड़ रुपए है। अगर आप जो है एक टैक्स पेयर हैं, 44AD का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो 3 करोड़ रुपए तक आपको टैक्स ऑडिट कराना कंपल्शन यहाँ पर नहीं है। अगर आपकी कैश कंपोनेंट इन द ग्रॉस रिसीट्स जो है वो 5% तक ही है। सो दिस इज अ वेरी गुड लिमिट फॉर टैक्स पेयर इन 44AD। एक बात का ध्यान रखें, जो जैसे 10 करोड़ में 2 पैरामीटर हैं, 5% ऑफ कैश रिसीट्स और 5% ऑफ कैश पेमेंट्स, यहाँ पर 2 पैरामीटर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको कैश रिसीट्स ही देखनी है, आपको पेमेंट्स नहीं देखने हैं। नेक्स्ट लिमिट है हमारे पास 50 लाख रुपए की। ये लिमिट एप्लीकेबल होती है प्रोफेशनल्स के लिए। प्रोफेशनल्स में कौन कौन आते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, एडवोकेट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, आर्किटेक्ट्स, डॉक्टर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, ये सब जो है वो प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हैं। अगर इनकी ग्रॉस रिसीट सेल्स
सप्लाई ऑफ सर्विसेज की वैल्यू 50 लाख रुपीस से ज़्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो इनको टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है। यहाँ पे भी एक रिलैक्सेशन है। अगर प्रोफेशनल्स की ग्रॉस रिसीट्स में कैश कंपोनेंट 5% तक है तो यहाँ पर इनकी लिमिट 50 लाख से बढ़ा के कर दी जाती है 75 लाख रुपए। 75 लाख रुपए तक प्रोफेशनल्स को ऑडिट कराना कंपल्जन नहीं है। अगर उनकी कैश रिसीट सिर्फ 5% तक है ऑफ द टोटल रिसीट्स, तो यहाँ पे बड़ी हुई लिमिट उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है, दैट इज ऑफ 75 लाख रुपीज फॉर प्रोफेशनल्स, राइट। अगली लिमिट देखते हैं। अगर कोई टैक्स पेयर है और वो 6%, 8% 44 AD में या फिर 50% 44 ADA में डिक्लेयर करते हैं और उनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब 2.5 लाख रुपए, सर 7 लाख रुपए नहीं, 2.5 लाख रुपए कंसिडर की जाएगी। और जिनका टर्नओवर 1 करोड़ या फिर 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, 1 करोड़ 44 AD केस, 50 लाख प्रोफेशनल केसेस, तो यहाँ पर ऑडिट कराना अनिवार्य हो जाएगा। अगली लिमिट और लास्ट लिमिट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 4 की लिमिट। सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 4 की लिमिट क्या कहती है कि अगर आप पिछले सालों में सेक्शन 44 AD का बेनिफिट लेते हुए आ रहे थे, मतलब प्रेजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट आप लेते हुए आ रहे थे और किन्हीं कारणों की वजह से आपने 44 AD लेना छोड़ दिया, आपने 44 AD लेना छोड़ दिया, तो अगले 5 सालों तक आप 44 AD में वापस नहीं जा सकते और इन 5 सालों तक आपको आपकी टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो। ये कहता है सेक्शन 44 AD 4। मतलब अगर आपने सेक्शन 44 AD का दामन छोड़ दिया तो अगले 5 साल तक आपको आपकी टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो। अब एक छोटा सा डिस्कशन और करते हैं एक पॉइंट पे जो नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात करता है, जहां पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती। बहुत जगह ये कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि साहब इस केस में टैक्स ऑडिट होगी, पर यहाँ पर मेरा ये मानना है कि इस केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती है। मान लीजिए कोई टैक्स पेयर है, एसएससी है, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए तक है, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, और उसकी इनकम जो है वो 6% या फिर 8% से कम है, तो सर यहाँ पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगी। आप सिंपली बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लीजिए और ITR 3 में प्रॉपर बैलेंस शीट P&L फाइल करते हुए इस रिटर्न को फाइल कर दीजिए। टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं आएगी, प्रोवाइडेड आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम होना चाहिए और जो इनकम है अगर वो 6% या 8% से नीचे है तो भी टैक्स ऑडिट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। पर आपको बुक्स बनानी पड़ेगी, प्रॉपर ITR 3 में बैलेंस शीट और P&L की पूरी जानकारी आपको इनकम टैक्स रिटर्न में देके जो है वो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ये है पूरा लिमिट का डिस्कशन। जो इतनी सारी लिमिट्स हैं, 1 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 50 लाख, 75 लाख, अगर 6%, 8%, 50% से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, 44 AD 4 की लिमिट। और एक नॉन एप्लीकेबिलिटी का क्लॉज भी मैंने डिस्कस किया आपसे, जो कि बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है टैक्स ऑडिट की लिमिट के लिए। अब बात करते हैं साहब फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, असेसमेंट ईयर 24-25 में जो फॉर्म 3CD में बदलाव आए हैं, कुछ क्लॉजेस जो है वो गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं। तो देखते हैं कौन से वो क्लॉजेस हैं और यहाँ पे ऑडिटर्स को, प्रोफेशनल्स को क्या ध्यान रखना है कि कैसे रिपोर्टिंग करनी है, क्या करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए समझना कि कहाँ कहाँ पर चेंजेस हैं, और बिजनेसमैन के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए भी समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अब उनको कुछ एडिशनल रिपोर्ट्स, एडिशनल जानकारी टैक्स ऑडिटर को देनी पड़ेगी ऑडिट कराते वक्त। सबसे पहला और सबसे क्रांतिकारी सेक्शन जिसको मैं कहूँगा वो है सेक्शन 43BH। ये सिर्फ किताबों में क्रांतिकारी है, प्रैक्टिकली इस सेक्शन ने कोई क्रांति लाई नहीं है। जो सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस था एक्चुअली वो सिर्फ किताबों में रह गया है। प्रैक्टिकली सेक्शन उल्टा काम कर रहा है सर। पढ़ के ऐसा लगता है कि MSME का उद्धार होगा, बेनिफिट होगा, उनको पेमेंट जल्दी मिलेगा, पर जब आप इस सेक्शन की ग्राउंड रियलिटी देखेंगे ना सर, तो ग्राउंड रियलिटी उल्टे डायरेक्शन में जाती है। इस सेक्शन से MSME को कोई बेनिफिट होता दिख नहीं रहा है, जबकि MSME लॉस में जा रही है। बड़े एंटरप्राइजेस ने MSME से डील करना ही छोड़ दिया साहब। क्यों? क्योंकि उनकी बुक्स में 43BH की वजह से डिसअलाउंस हो रही है, टैक्स ऑडिटर डिसअलाउंस कर रहे हैं।
तो ये कौन सा सेक्शन है साहब एमएसएमई को बेनिफिट देने वाला? तो यहाँ पे मेरे को इसकी ग्राउंड रियलिटी जो है वो अलग डायरेक्शन में जाती दिखती है। हालांकि लॉ मेकर्स हैं तो हमें लॉ फॉलो करना है। क्लॉज 22 में आपको 43BH की रिपोर्टिंग करनी है, इस बात का ध्यान रखें। अभी तक का सबसे बड़ा बदलाव है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का कि आपको क्लॉज 22 में 43BH की रिपोर्टिंग जो है वो करनी है। यहाँ पर क्लॉज 22 में आपको ये डिटेल डालनी है और डिटेल की रिपोर्टिंग जो डिटेल है उसकी रिपोर्टिंग बड़ी सिंपल तरीके से करनी है आपको। एक अपफ्रंट जो है एक अमाउंट जो है वो आपको अपने फॉर्म 3CD में भर देना है। अब वो अमाउंट किसको पर्टेन करता है, कौन से क्रेडिटर को पर्टेन करता है, उसका पैन क्या है, उसका नाम क्या है, उसके साथ ट्रांजैक्शन कितने की हुई थी, ये पूरी जानकारी डिपार्टमेंट लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है। वो ऑडिटर से ये एक्सपेक्ट करता है कि आप तो मुझे अमाउंट बता दो जिसकी डिसअलाउंस होनी है, बात खत्म। अगला क्लॉज जिसमें चेंज आया है टैक्स ऑडिट में, क्लॉज 8A। अगर एसएससी ने टैक्स पेयर ने किसी स्पेशल टैक्स रिजाइम का बेनिफिट लिया है तो वो आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में बता दीजिए। अगला क्लॉज है क्लॉज 12 सेक्शन 44ADA जो है, जहां पे इस क्लॉज में हमें ये डिक्लेयर करना होता है कि आपके P&L में कोई ऐसी इनकम है क्या जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन से रिलेट करती है, तो उसको यहाँ मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पर सेक्शन 44ADA पहले एडेड नहीं था, उस सेक्शन 44ADA को भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। क्लॉज 18 जो है बात करता है हमारे डेप्रिसिएशन की। यहाँ पे सेक्शन 115 BSC की वजह से ओपनिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स में कोई भी चेंज आता है तो आपको यहाँ पे वो इस क्लॉज में रिपोर्टिंग करनी है। क्लॉज 21A जो बात करता है वो बात करता है एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ एनी अदर पेनल्टी और फाइन नॉट कवर्ड अबव। पहले यहाँ पर जो है वो डिटेल ली जाती थी पेनल्टी पेड फॉर एनी कॉन्ट्रावेंशन और ऑफेंस ऑफ एनी लॉ। अब यहाँ पर एक एडिशनल डिटेल और मांगी गई है, एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ एनी अदर पेनल्टी और फाइन नॉट कवर्ड अबव। तो ये डिटेल भी जो है वो आपको इस क्लॉज में दे देनी है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपने अपना गुड्स ट्रक पे लोड करके ट्रांसपोर्ट किए और उस ट्रक का चालान बन जाता है रोड पे और आपको कुछ पेनल्टी या फाइन देनी पड़ती है क्योंकि ट्रक ओवरलोड था। अब आपका ये बिजनेस एक्सपेंस समझ के आपने P&L में डेबिट कर दिया जो भी आपने पेनल्टी ट्रैफिक पुलिस वालों को पे करी इस चीज़ के लिए, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको क्लॉज 21A में एडिशनली देनी है। तो यहाँ पर ये था अमेंडमेंट जो क्लॉजेज ऑफ 3CD में प्रपोज किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर में। अब बात करते हैं पेनल्टी की। अगर टैक्स पेयर पेनल्टी कितनी पे करेगा अगर वो टैक्स ऑडिट समय पर नहीं कराएगा, तो इसके लिए हमारे पास है पेनल्टी का सेक्शन 271B। दो पैरामीटर हैं, एक तो 0.5% ऑफ टोटल टर्नओवर या टोटल रिसीट्स या फिर 1.5 लाख रुपीस, विच एवर इज लोअर के अमाउंट से जो है वो पेनल्टी यहाँ पर आपके ऊपर लग जाएगी। असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी लगा देगा अगर आपने समय अनुसार टैक्स ऑडिट करवा के पोर्टल पर फाइल नहीं की है तो। अब लास्ट एस्पेक्ट कवर करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट टैक्स ऑडिट के लिए जो टैक्स पेयर के फेवर में है। लेटेस्ट जजमेंट है ये, आपके केसेस में ये जजमेंट बहुत काम आ सकते हैं। अगर किन्हीं कारणों की वजह से आप अपनी टैक्स ऑडिट नहीं करा पाए हैं तो ये जजमेंट आप यूज़ कर सकते हैं आपके असेसमेंट के दौरान या फिर पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स के दौरान। सबसे पहला केस लॉ है सचिन मराउत्रा रंगारी वर्सेस ACIT। इस केस पे क्या हुआ, इस केस में एसएससी ने रिलाई किया ICAI के गाइडेंस नोट पर फॉर कैलकुलेशन ऑफ द टर्नओवर फॉर डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस, राइट। तो कोर्ट ने, अपेलेट अथॉरिटी ने ये माना कि साहब ये जो एसएससी की रिलायंस है ऑन द ICAI गाइडेंस नोट ये एक रीजनेबल कॉज है ऑडिट ना कराने का, तो सेक्शन 271B की पेनल्टी जो है वो डिलीट कर दी जाए। अगला इंपॉर्टेंट केस लॉ है अभय कुमार झा वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस लॉ कहता है कि साहब अगर एसएससी ने अपने सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑडिट रिपोर्ट के बाद और ITR फाइल करने से पहले पे कर दिए हैं तो ये मानेंगे साहब ऑडिट रिपोर्ट जो है उसमें एक इनएडवर्टेंट एरर है और जो है वो डिसअलाउंस नहीं की जाएगी फॉर सेक्शन 43B, राइट।
क्योंकि सेक्शन 43 भी बात करता है कि अगर खर्चे आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पे कर देते हैं तो आपको डिसअलाउंस जो है वो नहीं करनी है। पर यहाँ पे ऑडिट पहले होती है और रिटर्न बाद में फाइल होती है, तो इन दोनों के बीच में अगर एसएससी कुछ पेमेंट करता है ऑडिट होने के बाद और रिटर्न फाइल करने से पहले, तो उसको उन पेमेंट का डिडक्शन जो है वो मिल जाना चाहिए। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक और सिचुएशन अराइज होती है। यहाँ पे आप अपने ऑडिटर को ज़रूर बोलें कि वो अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज कर दें। आप ऑडिटर को प्रूफ ऑफ पेमेंट सबमिट कर दें और ऑडिटर को बोलें कि जो 43B में आपने हमारी डिसअलाउंस करी है उनको हटा दें, ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज कर दें। इट इज़ पॉसिबल, अगर आपके टैक्स ऑडिटर कन्विंस होते हैं तो वो आप ये उनसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करवा सकते हैं। नेक्स्ट केस लो है जयदेव बवालाल थुम्मर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। इस केस लॉ में जो अपेलेट अथॉरिटी है उसने क्या बोला है कि साहब जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं है, वो बुक्स ही नहीं है जिनकी टैक्स ऑडिट होनी चाहिए, तो टैक्स ऑडिट की पेनल्टी नहीं लगेगी। वहां पर अगर वो पेनल्टी आपने लगा दी है फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AA, तो सेक्शन 44AB की पेनल्टी लगाना उचित नहीं है। यहां पर इस केस में ये बोला है, तो सेक्शन 271B में जो ऑफेंस हुआ है फॉर पेनल्टी, वो पेनल्टी जो है वो आप नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज यहां पर बुक्स ऑल टुगेदर ही मेंटेन नहीं है। क्योंकि जहां पर ऐसे काफ़ी सारे केस लॉज आपको मिल जाएंगे कि जहां पर 44AA में फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की पेनल्टी लग गई है, वहां पर 44AB की पेनल्टी जो है वो सस्टेन नहीं करती है। नेक्स्ट केस लॉ देखते हैं, कंजन मार्केटिंग वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, वार्ड 25-3-2 मुंबई। यहाँ पे क्या हुआ, एसएससी की बुक्स डैमेज हो जाती हैं साहब बाढ़ आने की वजह से। मुंबई में बहुत फ्लडिंग होती है, पानी भरता है जगह जगह पे, तो हो सकता है एसएससी की बुक्स जो है वो पानी में भीग गई हो, गीली हो गई हो और डैमेज हो गई हो। तो इन कारणों की वजह से एसएससी समय पर अपनी टैक्स ऑडिट नहीं करा पाता है, और ये जो कोर्ट्स हैं वो एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ साहब ये एक रीजनेबल कॉज है। तो डिपार्टमेंट ने जो एसएससी के ऊपर 271B की पेनल्टी लगाई है वो लगाना उचित नहीं है। पेनल्टी अंडर सेक्शन 271B was to be set aside because the books of the SSC got damaged due to floods। तो ये एक रीजनेबल कॉज है। आप कोई सा भी रीजनेबल कॉज जो है विद एविडेंसेस, विद प्रूफ, विद सबमिशन जो है कोर्ट के समक्ष रखें, ITAT के समक्ष रखें, आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि अगर आप कोई रीजनेबल कॉज प्रूव कर देते हैं तो आपकी जो पेनल्टी है वो हटा दी जाएगी, आप इस पेनल्टी से मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट केस है कैलकाटा यूरोलॉजी रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स CC7 कोलकाता। अब यहां पर क्या है साहब कि जो एसएससी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उन्होंने किन्हीं कारणों की वजह से एसएससी की ऑडिट नहीं की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है CA ने ऑडिट नहीं की, और इस कारण की वजह से एसएससी ने CA की कंप्लेंट भी फाइल करी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब ये सिचुएशन तो बिल्कुल एसएससी के आउट ऑफ कंट्रोल है कि साहब मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट राजी नहीं है ऑडिट करने के लिए, उसकी कंप्लेंट भी मैंने फाइल कर रखी है फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, तो यहाँ पर मेरे ऊपर सेक्शन 271B की पेनल्टी जो है वो नहीं लगनी चाहिए। अपेलेट अथॉरिटी ने ये बात मानी और एसएससी को रिलीफ दिया। अगर CA आपका कोऑपरेट नहीं कर रहा है और किन्हीं कारणों की वजह से जो कि डायरेक्टली रिलेट करते हैं CA की डिलेडनेस को, तो यहाँ पे आपके ऊपर 271B की पेनल्टी जो है वो नहीं लगेगी। लास्ट केस लॉ है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ECC प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे ये मैटर है कि साहब असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट तो कर दिया और उसने उस असेसमेंट ऑर्डर में कहीं भी टैक्स ऑडिट की पेनल्टी का जिक्र तक नहीं किया। देयर वॉज नो विस्पर, नो मेंशन ऑफ डिफॉल्ट ऑफ टैक्स ऑडिट बाय द एसएससी। असेसमेंट ऑर्डर में कहीं भी ये मेंशन नहीं है। लॉ ये कहता है कि साहब असेसिंग ऑफिसर को अगर कोई भी पेनल्टी लगानी है तो उसको अपना सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करना होता है असेसमेंट ऑर्डर में कि मैं ये पेनल्टी लगाऊंगा और इसलिए लगाऊंगा, ये कारण है, मेरी ये फाइंडिंग है ड्यूरिंग असेसमेंट। अब एसएससी ने टैक्स ऑडिट नहीं कराया और असेसिंग ऑफिसर ने भी अपने असेसमेंट ऑर्डर में कोई फाइंडिंग, कोई विस्पर, कोई मेंशन जो है वो इस डिफॉल्ट का मेंशन नहीं किया और स्ट्रेट अवे उठा के पेनल्टी इंपोज कर दी।
तो यहाँ पर ये प्रोसीजर जो है वो गलत है। लॉ ये कहता है कि साहब असेसिंग ऑफिसर को पहले पेनल्टी इनिशिएट करनी है असेसमेंट ऑर्डर में, उसके बाद पेनल्टी प्रोसीडिंग सेपरेट चलती जाएगी, उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो पेनल्टी इंपोज कर सकता है। दिस इज द राइट प्रोसीजर, जो कि एओ ने फॉलो नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने असेसमेंट ऑर्डर में टैक्स ऑडिट की पेनल्टी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पर जो सेक्शन 271B की पेनल्टी है वो नहीं लगाई जा सकती है। यहाँ पर भी अपेलेट अथॉरिटी ने टैक्स पेयर को इस पेनल्टी से मुक्त कर दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था एक इंपॉर्टेंट वीडियो टैक्स ऑडिट के लगभग सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है टैक्स ऑडिट से रिलेटेड या फिर इनकम टैक्स के किसी भी सेक्शन से रिलेटेड, तो आप वो क्वेरी हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।